So without standing on ceremonies and formality, I would like to start with the topic, and the very first topic for ICSE 10th is force. लेकिन 10th स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स जो कि क्लास 9th के एज इट इज क्लास 10th में यूज होते हैं, हमें उन टर्म्स से गो थ्रू होना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड द वेरी फर्स्ट टर्म इज डिस्टेंस. वैसे तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं, सारे बच्चे जानते होंगे, फिर भी डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस. जैसे मान लीजिए कि आपको ए से बी तक पहुंचना है, तो आप ए से पहले यहां गए, फिर आप यहां गए, फिर आप यहां गए, फिर आप यहां गए, फिर आप यहां गए, तो आपने जितना भी रास्ता ट्रैवल किया दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. द नेक्स्ट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जैसे हमें ए से बी को मूव करना है, तो ये जो रास्ता है बिल्कुल सीधा, मीन्स यू आर बाउंडेड टू मूव विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. तो जो सबसे शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे. और देखें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. और स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी से पहले एक छोटा सा टर्म कि वेक्टर क्या होता है. ऐसे तो ये बहुत बड़ा है टॉपिक वेक्टर, आगे चल के आपको पूरी बुक मिलेगी, बट छोटे छोटे अगर आपके लेवल पे समझा जाए तो अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड एज वेक्टर. लाइन सेगमेंट मींस पार्ट ऑफ अ लाइन, एंड इफ इट इज डायरेक्टेड मतलब इसमें एक ऐसे एरो लगा के इसको डायरेक्टेड कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर. आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि a quantity having magnitude as well as direction is a vector quantity, and a quantity having magnitude but no direction is a scalar quantity. अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने घर जा रहा हूं, तो आपकी बुक के हिसाब से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बिकॉज आई एम हैविंग सम मैग्नीट्यूड. एज आई हैव टू गो टू माई होम, आई हैव टू मूव समवेयर. अपने जगह खड़े खड़े तो कोई घर नहीं जा सकता, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, हमारे पास डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो डेफिनेशन 9th की बुक में लिखी थी उसमें जो कुछ ना कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है. देखिए जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि a quantity having magnitude as well as specific direction is vector quantity. You have to put emphasis on this word that is specific. जैसे मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू माई होम, तो ये सबको नहीं मालूम कि मेरा घर कहाँ है. अच्छा, आपको मालूम है कि मेरा घर कहाँ है, तो क्या गारंटी है कि मैं सीधे घर जा रहा हूं? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई एम गोइंग टू नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, तो ये वेल नोन है कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, दिस इज नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट. तो ये स्पेसिफाइड है कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट क्या है. सो अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज स्केलर क्वांटिटी. इसके बाद जो टर्म हमें पढ़ना है वो है एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन. सपोज यू स्टार्टेड विद u, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी u from this point, and you gain the final velocity v in time t. So what is the change in velocity? Change means final minus initial, v minus u. Rate of change of velocity, rate simply means with respect to time. इसको आप t से डिवाइड कर दीजिए. So this is change in velocity with respect to time. So this is rate of change of velocity and it is defined as एक्सेलरेशन. अब अगर हम टाइम को 1 कर दें तो आप देख सकते हैं टाइम इज 1, देन a इज इक्वल टू v माइनस u. मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन. 1 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी में जितना ज्यादा चेंज हो गया दैट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन.
speed and velocity. Speed is distance upon time, this is displacement upon time. मैंने बहुत एम्फेसाइज नहीं किया है क्योंकि ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं. Distance traveled in unit second is speed, displacement in unit second that is velocity. Again speed स्केलर है और velocity वेक्टर है. तो आपने जो चेंज इन वेलोसिटी किया 1 सेकेंड में दैट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन. अब अगर ये कहा जाए कि किसी के पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी हर सेकेंड 5 से बढ़ जाएगी. अगर पहले सेकेंड में वो यहां से यहां तक 1 सेकेंड में 10 करता है, अगली बार उसी 1 सेकेंड में जो दूसरा सेकेंड उसका है उस सेकेंड में वो 10 नहीं जाएगा बल्कि 15 जाएगा. इस तरह से अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो पर सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी. ये हमने पढ़ा एक्सेलरेशन. क्लास 9th में आपने इसके ऊपर बहुत सारे ग्राफ पढ़े होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और न जाने क्या क्या. वो हमें डिटेल में ना पढ़ना है और ना इसका बहुत इस्तेमाल होना है. जो 10th में हमें स्टार्ट करना है टॉपिक वो है फोर्स. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आईसीएससी 10th का फोर्स. इसमें चूंकि एक्सेलरेशन का एक टर्म आना था तो इसलिए मैंने आपको हल्का सा ब्रिज किया 9th से 10th को. So now we have to start with ICSE 10th and the topic we have to go through is force. Force is the physical cause which is exerted from one system to another and either it changes the position of the other system or try to change the position of the other system. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम A है, हमारे पास दूसरा सिस्टम B है और A B पे कोई फिजिकल कॉज करता है जिससे कि वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है. चेंज करने की कोशिश करे या चेंज कर दे, दोनों ही केसेस में फिजिकल कॉज हुआ और दैट फिजिकल कॉज इज डिफाइंड एज फोर्स. नॉर्मली बुक्स में लिखा रहता है फोर्स इज नथिंग इट इज पुश और पुल. वो भी सटीक डेफिनेशन है बट उतनी साइंटिफिक नहीं है. जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिस्टम हूं ए और दूसरा सिस्टम है ये वॉल बी. ए ने बी पे कोई फिजिकल कॉज किया, मैंने इसके ऊपर धक्का लगाया, अब ये नहीं हिली लेकिन फिजिकल कॉज हुआ, फोर्स लगा. हो सकता है यहाँ पे कोई चेयर होती तो वो शिफ्ट हो जाती तो हम कह सकते थे कि हमने फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया. और इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं वर्क में, जो हमारा अगला टॉपिक है हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma क्लास 9th में. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है. आपने 3 पढ़े होंगे 9th में. पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा F इज इक्वल टू ma और तीसरा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. आई होप कि याद होगा. अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरी एडवाइस है कि आप एक बार आईसीएससी 9th में इन 2-4 से जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो लें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा. अब F इज इक्वल टू ma इसको हम लोग प्रूफ करते हैं. ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका है. हम लोग पहले इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे. अपने फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हाइपोथेटिकल हो या जो कि आपने महसूस ना किया हो. दिस इज द ओनली साइंस विच इज कॉल्ड एज अप्लाइड. आपने कभी भी किसी और सब्जेक्ट के साथ अप्लाइड नहीं सुना होगा. अप्लाइड हमेशा क्या होता है? फिजिक्स. लाइफ में जो कुछ भी है हम लोग फिजिक्स की वजह से हम बोल रहे हैं और हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, फिजिक्स. फैन मूव करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स. बिल्डिंग तैयार है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिजिक्स. हम बैठे हैं, हम रुके हुए हैं, फ्रिक्शन, फिजिक्स. जिन गाड़ियों से आप कोचिंग तक आते हैं, मशीन, फिजिक्स. सो इसको लाइफ में बहुत फील करना है. अगर आपने रटने की कोशिश की तो फिजिक्स नहीं आएगी. फिजिक्स को आपको महसूस करना है, अपने लाइफ से कोरिलेट करना है. और हमारे हर एक आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम कभी भी रटेंगे नहीं. हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लाइफ में कहां पे देख रहे हैं. तो आई होप कि आपको फोर्स समझ में आया. अब आप देखिए F इज इक्वल टू ma का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोवाइडेड मास इज कांस्टेंट. अगर मास कांस्टेंट है
तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा और अगर फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक कार है, अगर इसको एक बच्चा धक्का लगाए तो शायद ये कार मूव नहीं करेगी, या यूं कहें कि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो, क्योंकि ताकत बहुत कम थी, फोर्स बहुत कम था और मास बहुत ज्यादा था, लिहाजा नहीं मूवमेंट हुआ। अगर इसको दो बच्चा धक्का दे, फोर्स थोड़ा बढ़ा, शायद हो सकता है कि हल्का फुल्का मूवमेंट स्टार्ट हो, लेकिन तब भी ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन अगर 3-4 बच्चे धक्का लगाएं तो आप देख सकते हैं कि कार मूव करेगी। मतलब ये है कि जैसे जैसे फोर्स ज्यादा होने लगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ा, प्रोवाइडेड मास कांस्टेंट हो। ये नहीं कि जब 6-8 बच्चे धक्का लगा रहे तो आप यहाँ ट्रेन खड़ी कर दीजिए, उस केस में नहीं मूवमेंट होगा, क्योंकि आपने मास को बढ़ा दिया। मास को कांस्टेंट रखना है। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये बात आप समझ चुके होंगे। दूसरा देखिए, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप समझते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन घटता जाएगा। यही एक बच्चा जब कार को धक्का दे रहा था तो कार में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन अगर वही बच्चा किसी एक्टिवा स्कूटर को धक्का दे तो उसमें मूवमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा। फोर्स वही था लेकिन मास को कम कर दिया गया, लिहाजा एक्सेलरेशन बढ़ा। वो बच्चा साइकिल को धक्का दे, मास और कम हो गया है, बच्चा वही था, फोर्स वही था और एक्सेलरेशन देखिए और तेज हो जाएगा, लिहाजा दूसरी इक्वेशन भी सही है। हम दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो आएगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम और एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। To remove the sign of proportionality and to introduce sign of equality, we have to use a constant and that is K M A. If K is 1, then F is equal to M. तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था जो हम लाइफ में महसूस कर सकते हैं फोर्स के लिए। फोर्स इज इक्वल टू M। अब इसका जो मैथमेटिकल वेरिफिकेशन है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and that is always in the direction of the force. Again, suppose a body of mass m started with u and gain a final velocity v in time t, mass will remain same. यहां से आप देखिए v minus u upon t, change in velocity upon time, acceleration, ये आप पढ़ चुके थे। हम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, लिहाजा हम आपको बता चुके थे। अगर हम एक और टर्म की बात करें, मोमेंटम, P इज इक्वल टू M इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। किसी भी एक्सीडेंट पे अगर मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हम देखें तो कहा जाता है मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका? M U। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? M V। इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv। चेंज इन मोमेंटम की बात करें, mv माइनस mu अपॉन t। अपॉन t क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। m को कॉमन ले लीजिए, v माइनस u अपॉन t, ऐसा लिख सकते हैं। m ऐसे ही रहा, v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। अभी मैंने बताया था इसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सेलरेशन एम ए। और एम ए हमने क्या पढ़ा है? फोर्स। तो देखिए हमने यहां से डिराइव कर दिया कि F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। यही से एक छोटा सा टर्म और आता है जो आपको होपफुली शायद आपने ना पढ़ा हो, वो देखिए क्या है। F इंटू टी, यहां से सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। दिस इज अबाउट चेंज इन मोमेंटम।
change in momentum, and this F into t, it is defined as impulse. इसको क्या बोलते हैं? impulse. क्या डेफिनेशन हो सकती है impulse की? If a large force is acting for a very short time, then this is defined as impulse. लार्ज फोर्स का मतलब क्या है? जैसे आप नेल को, कील को जब दीवार पे लगाते हैं तो आप कील को ऐसे रखते हैं और हैमर से उस कील के ऊपर ऐसे चोट मारते हैं, तो लार्ज फोर्स है। हैमर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नेल के ऊपर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कांटेक्ट में आता। आपने हैमर को उठाया और मारा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कांटेक्ट में आया। तो अगर एक भारी भरकम फोर्स बहुत कम समय के लिए किसी चीज पे लगता है, कांटेक्ट में आता है, दिस इज डिफाइंड एज इंपल्स। ये डिटेल में तो नहीं है, फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन एनटीएससी वगैरह में आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अ पर्सन गेट बैडली हर्ट इफ वी जंप ऑन ए कॉन्क्रीट फ्लोर बट नॉट इन द केस ऑफ अ वाटर टैंक। एक इंसान ऊंचाई से अगर किसी पत्थर पे या किसी कॉन्क्रीट फ्लोर पे कूदता है या गिरता है तो उसको चोट लगती है, लेकिन वही इंसान अगर पानी के अंदर गिरे, किसी स्विमिंग पूल में, किसी लेक में कहीं पे, तो उसको चोट नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये कॉन्सेप्ट इंपल्स का है। कैसे होता है देखिए, सपोज ये हाइट आर है, एक ऊंची मीनार और ये पत्थर है, यहां से कोई शख्स नीचे कूदा, इसका मास हमने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए 50 kg है, और जब ये ड्रॉप हो रहा है तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसे जैसे ये बंदा नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और टकराने से ठीक पहले, जस्ट बिफोर द पर्सन इज गोइंग टू हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, काफी ज्यादा वेलोसिटी हो चुकी होगी। टकराने से ठीक पहले मान लीजिए ये पॉइंट है बी, हमने माना कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे जो मोमेंटम होगा इनका, that is m into v, mass 50, velocity 100, it is 5000। और जैसे ही ये टकराएगा वैसे ही बिल्कुल उसके ठीक कुछ मिलीमीटर की डिस्टेंस के नीचे, दैट में भी 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, जैसे ही इस सरफेस पे टकराया इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। अब अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो आप देखिए क्या होगा, टकराने से पहले 5000 था, टकराने के बाद 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ 5000 एंड दैट इज इक्वल टू इंपल्स, दैट इज F इंटू टी। इंपल्स में जो F है वो फोर्स है जो उस पर्सन के ऊपर एग्जर्ट किया है कॉन्क्रीट फ्लोर में, और टाइम वो है टाइम टेकन टू टच द सरफेस एंड टू बी इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। टकराने और टकराने के बाद रुकने का जो वक्त है वो है t। तो जैसे ही टकराएगा वैसे रुक जाएगा, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो अगर मान लीजिए 0.1 सेकंड में वो रुका तो आप देखिए फोर्स कितना होगा, इट इज 5000 अपॉन 0.1, दैट इज 50,000 न्यूटन, और इतना फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लिहाजा इंसान की डेथ निश्चित है। लेकिन अगर वही पर्सन यहां पे कूदता और यहां पे एक गहरी झील होती, गहरा स्विमिंग पूल होता, तो देखिए क्या होता। जहां पे कॉन्क्रीट फ्लोर था वहां पानी है और उसके ठीक पहले वाला पॉइंट वही बी है, ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन यहां पे सेम होता, लिहाजा यहां पे इसका मोमेंटम 5000 ही होता जैसा कि पहले था। लेकिन क्या वो पानी की सरफेस को टच करते ही रुक जाएगा? नहीं, वो पानी की सरफेस को टच करते ही रुकेगा नहीं, बल्कि वो स्विमिंग पूल या झील की गहराइयों में चला जाएगा और उसकी वेलोसिटी कम होते 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 काफी नीचे जाने के बाद किसी पॉइंट सी पर वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। कहा जाता है कि जितनी ऊंचाई से हम कूदते हैं उतनी गहराई तक जाते हैं, उतनी गहराई तक ना भी जाएं तब भी आप सभी स्विमिंग करते होंगे, जानते होंगे काफी गहराई में लोग पहुंच जाते हैं। अब क्या हुआ कि सरफेस को टच करने और रुकने का जो टाइम था वो काफी बढ़ गया एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। आप देखिए चेंज इन मोमेंटम तो अभी भी वही रहा, क्योंकि पहले 5000 था, सी पॉइंट पे मोमेंटम 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, लिहाजा चेंज मोमेंटम 5000 है। लेकिन हाँ, सरफेस को टच करने और रुकने का जो वक्त है वो काफी ज्यादा हो गया,
सपोज कीजिए कि 100 सेकेंड्स। अब आप अगर देखें तो जो फोर्स आया ये आया 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन इतना बड़ा फोर्स नहीं है कि हर्ट करे पर्सन को, इसलिए लोग बहुत ऊंचाइयों से पानी में कूद कूद करके मजे लेते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती, इम्पल्स है। आप स्विमिंग करते होंगे, आप जब डाइव लेते होंगे तो अगर आपका डाइविंग एंगल बढ़िया नहीं होता होगा, आप पानी में अगर गिरते होंगे तो चोट लगती होगी, क्योंकि आप सीधे फ्लैट स्विमिंग पूल पे गिरते हैं पानी के सरफेस पे तो आपको चोट लगती है। लेकिन वही एंगल अगर सही होता है, आप सरफेस को टच करके दूर जाकर रुकते हैं तो टाइम बढ़ा, फोर्स घटा, दिस इज इम्पल्स। ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे थे ये सब क्लास 9 की कॉन्सेप्ट हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया है, कई जगहों पे हमने यूनिट्स भी बहुत डिस्कस नहीं की, इस उम्मीद के साथ कि आप क्लास 9 में पढ़ के पास होकर के आए हैं। तो और ज्यादा मौका भी नहीं है क्योंकि बड़े वीडियोस पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी 10th में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स आपको पढ़ाया मैंने। 10th में जो टॉपिक हमें कवर करना है बेसिकली वो है जो 9th में नहीं किया था। सो इन 10th आफ्टर फोर्स दैट इज F is equal to ma, the very first term again we have to go through, that is the linear motion or translational motion. If the force is applied on a body and the body is free to move, एक कोई बॉडी है जो फ्री है मूव करने के लिए, उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, और जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मीन्स इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी and body is moving in a straight line motion, then this type of motion is defined as linear motion. It is also called as translational motion. जब एक सड़क के ऊपर आप साइकिल चलाते हैं स्ट्रेट, तो वो लीनियर मोशन का एग्जांपल हो सकता है। एक टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए, हमने यहाँ से फोर्स लगा के उसको धक्का दिया और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल है। Then rotational motion. If the force is applied on a body and the body is moving about an axis, about a fixed point, जैसे सर्किल होता है, सर्कुलर पाथ में, सर्किल आपने पढ़ा होगा, सर्किल is the locus of a point. Locus means path या रास्ता, such that its distance from a fixed point is remain constant. Suppose we are having 2 points P and Q. P is moving in such a manner that its distance from Q is remain constant. P इस तरह से मूव करता है कि Q से इसकी जो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो कहा जाएगा ये जो पाथ है ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कल है, ये सरकमफ्रेंस है, ये Q इसका सेंटर है। तो वैसे ही मान लीजिए कि कोई फिक्स्ड एक्सिस है जिसको हमने कहा Q है, और एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड एक्सिस से हमेशा बराबर हो, तो इस तरीके के मोशन को आप कह सकते हैं कि ये रोटेटरी मोशन है। जैसे अगर कभी आप देखें कि आपने कभी गांव में रहे हो तो इस तरीके का एक नेल होता है जिसमें जानवरों को बांधा जाता है, गांव देहात की भाषा में इसे खूंटा कहते हैं, आप नहीं जानते होंगे, बट फिर भी माइंड में कभी मूवीज वगैरह में देखा हो। एक जानवर को इससे बांध दिया जाए और वो जानवर इस बॉडी में जो इसमें जो स्प्रिंग में टेंशन है उस टेंशन को मेंटेन करते हुए अगर मूव करे तो आप देख सकते हैं कि वो जो पाथ ट्रेस कर रहा है वो हमेशा कैसा है, एक रोटेशनल मोशन है। फैन है, फैन की ब्लेड पे आप बैठ जाइए यहाँ पे, और अगर ये मूव करे तो ये इसका फिक्स्ड एक्सिस है और ये इस तरीके से मूव करेगा, तो ये रोटेटरी मोशन है। So if the body is moving about an axis, it is defined as rotational motion. इसी रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही स्पेसिफिक सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। हमें मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ना है। So the turning effect of the force about an axis is defined as moment of force. टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स का क्या मतलब है? मतलब अभी तक क्या था, बॉडी किसी भी एक्सिस के अलोंग बंधी हुई नहीं थी, आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर गई, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं है। टर्निंग इफेक्ट का मतलब ये है कि जब आप फोर्स लगाते हैं
तो उस फोर्स की टेंडेंसी उस ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने की हो। जैसे आप देखिए गेट, आपके घर में जो गेट लगा होता है, ये गेट लगा है, आप अगर इस गेट को खोलना चाहते हैं तो आप यहां पे एक फोर्स लगाते हैं, इस तरफ से आपने फोर्स लगाया, तो ये जो गेट है ये हिंज है, कब्जे, ये हिंज मींस इसी के अलॉन्ग, हिंज को आप क्या मान सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए हिंज है और ये हमारा गेट है, आपने ऐसे धक्का लगाया, तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं, इस फोर्स की टेंडेंसी इस गेट को स्ट्रेट लाइन में मूव कराना नहीं है, बल्कि ये फोर्स इस गेट को एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये गेट ऐसे खुल जाता है। दिस इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और ज्यादा अगर इसको हम एलाबोरेट करना चाहें, ये एक ऑब्जेक्ट है, से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक नेल के थ्रू, एक सरिया के थ्रू इसको हमने ऐसे पेनिट्रेट कर दिया। अगर यहां से हम धक्का लगाएंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, हम यहां से धक्का लगाएंगे तो ये ऐसे मूव करेगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू ये मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां से एक फोर्स लगाया, सो द पॉइंट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। मतलब जहां पे हो सकता है आप यहां से फोर्स लगाएं, हो सकता है कोई यहां से फोर्स लगाए, हो सकता है कोई फोर्स यहां से लगाए, जहां से भी कोई फोर्स लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन and this is the perpendicular distance between the line of action, this is the line of action, and this is the axis of rotation. So this is the perpendicular distance between the line of action to the axis of rotation. So moment of force is the product of two things: magnitude of the force applied and the perpendicular distance from the line of action to the axis of rotation. This moment of force is also called as torque. It is represented by a Greek element tau, and it is nothing, it is F into D, where F is the magnitude of the force and D, that is the perpendicular distance from the line of action to the axis of rotation. Force के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, सो ऑब्वियसली न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्ट है, हमने यहां से फोर्स लगाया, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, हमने यहां से फोर्स लगाया, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, जहां से फोर्स लगा रहे हैं दैट इज लाइन ऑफ एक्शन, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे। कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप यहां से ऐसे फोर्स लगाते तो आप देखिए अगर ऐसे मारा तो ये ऐसे जा रहा, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो दो तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स हो सकता है। पहला, ये कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा अगर हमने ऐसे लगाया, दिस इज क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव का क्या है, साइन का सिग्निफिकेंस बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम लोगों ने पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब अगर हमने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया है ओरिजिन को, तो अगर उससे इस तरफ हम मूव करेंगे
तो ये हमने इधर x प्लस लिया है, इधर हमने x माइनस लिया है, ऊपर y प्लस है, नीचे y माइनस है। तो ये अगर हमारे रेफरेंस पॉइंट के एक तरफ प्लस है तो उसके ऑपोजिट हमेशा फिजिक्स में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे अगर सपोज कीजिए आपने ये कहा कि हमें इस तरफ मूव करना है, और अगर हम इस तरफ 5 मीटर मूव कर गए और आपसे पूछा जाए कि सर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे 5। लेकिन अगर ये कहा किसी ने कि सर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो -5 है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। हम इधर जाते तो जैसा हम चाहते थे अकॉर्डिंग टू आवर ओन विश, जैसा हमें करना था हमने वैसा किया, तो आपने कहा था +5। लेकिन माइनस अपने आप ये जो जस्टिफाई कर देता है कि डायरेक्शन बदल गया, जाना था इस तरफ लेकिन गए इस तरफ। तो बस इतना सा सिग्निफिकेंस है कि एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन बदलेगा, उसको नेगेटिव कर देंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। मूवमेंट ऑफ फोर्स के बाद वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको एफेक्ट करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, टाउ दैट इज टॉर्क दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज F into D. So it may be affected by two things. Number one, the magnitude of the force. आप 10 न्यूटन लगाया है, 20 न्यूटन लगाया है, 30 न्यूटन लगाया है, कितना है magnitude of the force. And D, that is the perpendicular distance from the line of action to the axis of rotation. अब जैसे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कैसे आ सकता है, नॉर्मल लाइफ में हम कहाँ पे इसको फील करते हैं, तो आप देखिए दो एक एग्जांपल से मैं उसको आपको जस्टिफाई करना चाहूंगा। ये एक गेट है, ये पिलर है, ये हिंज है, हिंज दैट इज इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, नाउ इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड वी वांट टू ओपन दिस डोर, we want to open this gate, and let us assume the moment of force required to open the gate that is 100 न्यूटन मीटर। इस गेट को खोलने के लिए 100 न्यूटन मीटर का मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है। टाउ इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, F into D। ये कितना चाहिए, 100। अब आप मान लीजिए ये जो गेट आपका है ये 10 मीटर्स का है, 10 मीटर, और आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं इसको ओपन करने के लिए, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ये तो कांस्टेंट है, गेट को जितने मोमेंट ऑफ फोर्स से खुलना है उसको उतना मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए तभी वो खुलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टोन पड़ा होता और हम चाहते हैं कि उसको हम शिफ्ट कर दें, तो उसका जो वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उससे ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तभी होगा। हम लगाएं, बड़ा इंसान लगाए, कोई पहलवान रेसलर लगाए, लेकिन अगर 50 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है तो 50 न्यूटन से ही वो शिफ्ट होगा, 49, 48 से शिफ्ट नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर किसी गेट को खुलना है तो उसको गेट को खुलने के लिए एक फिक्स्ड मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है। अब वो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना था, 100। आपके पास डिस्टेंस कितना मिला, 10। आपने फोर्स कितना लगाना है वो यहां से निकल जाएगा, आप देख सकते हैं आ जाएगा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम था लिहाजा फोर्स मिनिमम आया 10। अब अगर आप देखिए, आप इसको फोर्स को यहां ना लगा करके इसके आधे पे लगाइए, यहां पे लगाइए फोर्स। आधे का मतलब क्या हुआ कि ये 5 मीटर हो गया। अब जो डिस्टेंस हमारी है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, हमने बोला दैट इज ऑलवेज लाइन ऑफ एक्शन। अब लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। मोमेंट ऑफ फोर्स हमें उतना ही चाहिए क्योंकि वही गेट खोलना है। फिर देखिए टाउ इज इक्वल टू F इंटू डी। मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए 100, फोर्स हमें निकालना है, डिस्टेंस अब की बार हमारा हो गया 5। आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मतलब जैसे ही हमने डिस्टेंस को आधा किया, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमारा फोर्स डबल हो गया। व्हाट आई मीन टू से कि जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होता जाएगा, और डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है
कि वाई द हैंडल्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्री एंड ऑफ द डोर। जो डोर होता है, ये डोर है, ये कब्जे लगे हुए हैं, हिंज। हम हमेशा हैंडल्स को फ्री एंड पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि हैंडल अगर फ्री एंड पे है तो यहां से, यहां से आप खींचेंगे, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस मैक्सिमम है। डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसका मतलब कि फोर्स मिनिमम लगेगा। अभी आप इस हैंडल को यहां लगा दो, बहुत ताकत लगेगी, और पास कर दो तो बहुत ताकत लगेगी, शायद एक बच्चा खोल भी ना पाए। तो इसलिए डिस्टेंस जो कि मैक्सिमम हमें चाहिए, दैट इज व्हाई द हैंडल्स दे आर प्लेस्ड एट द फ्री एंड ऑफ द डोर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हैंड पंप की बात करें हम, तो हैंड पंप हैज अ लॉन्ग हैंडल। आपने देखा होगा, वैसे सारे बच्चों ने शायद देखा भी ना हो, बट ऐसा कुछ होता है। और हम जब इस हैंडल को नीचे करते हैं तो इसके थ्रू जो यहाँ पे मशीन है ये ऊपर आएगी और पानी को लेकर के ये मशीन आती है, जिसको हम लोग वाटसल वगैरह बोलते हैं, आप नहीं समझेंगे। बट ये है कि इस पानी को लाने के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है वो कांस्टेंट है। हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हम बहुत इजीली पंप कर सकते हैं। अगर यही हैंडल छोटा कर देते तो शायद संभव ना हो। आप नट बोल्ट खोलते हुए आपने देखा होगा, सपोज कीजिए कि हमें इस नट को खोलना है। नट बोल्ट जो कभी कभी कार में, बाइक में या कभी घरों पे आप देखा होगा, तो इसका जो रेंच होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं रिंच कहते हैं, दैट इज बेसिकली रेंच। तो क्वेश्चन आएगा कि अ रेंच हैज अ लॉन्ग हैंडल। एक रेंच का हैंडल लॉन्ग होना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए क्या है, इस नट को खोलने के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो एकदम फिक्स है। अगेन अगर मान लीजिए कि इसको खोलने के लिए 200 न्यूटन मीटर, अगर 200 न्यूटन मीटर का मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है तो 200 चाहिए, उससे जरा भी कम पे ये खुलेगा नहीं। अब हमारे पास क्या है, यहां तक पहुंचने की दो चीजें हैं, पहला फोर्स है और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमने इस रेंच को लॉन्गर लिया, हम यहां से फोर्स लगाते हैं, डिस्टेंस चूंकि बहुत ज्यादा है लिहाजा बहुत कम फोर्स से हम इसे खोल सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि यही रेंच अगर छोटा होता, इतना बड़ा सा, अब देखिए डिस्टेंस कितनी कम हो गई, हमें बहुत एक्सेसिव फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो कि शायद एक ह्यूमन बीइंग के लिए संभव नहीं है। इसीलिए रेंच का हैंडल अगर लंबा होगा तो फोर्स कम लगेगा और हम इजीली खोल सकते हैं। हमारी जो कार होती है, कार की स्टेपनी आपने देखी होगी, इसमें नट बोल्ट लगे होते हैं, कभी टायर बदलना पड़ा है, पंचर हो जाए, इसका जो जैक आता है और इसकी जो रेंच आती है वो आप देखिए छोटी होती है। लेकिन अगर कभी ट्रक का आपने देखा हो तो उसका जो रेंच होता है वो बहुत लंबा होता है। क्यों? क्योंकि कार का नट बोल्ट खोलने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स बहुत कम चाहिए, शायद इतनी डिस्टेंस के बाद हम फोर्स लगा के उसको इजीली खोल सकते हैं। लेकिन जो ट्रक है उसके लिए मोमेंट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए, फोर्स हम बहुत नहीं लगा सकते, लिहाजा रेंच की डिस्टेंस बढ़ा करके हम मोमेंट ऑफ फोर्स तक पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सीपीक्यू में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। सीपीक्यू के, एचपीक्यू के क्वेश्चंस आपको आप अपने से गो थ्रू होंगे और उसके बाद आपको फिर मिलेगा, तब लोग हम देखेंगे। हमारा पहला लेक्चर आज यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे।